मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से जुड़े रहिए। आज का महत्वपूर्ण विषय है ऑल अबाउट मूट कोर्ट। आपने मूट कोर्ट नाम सुना होगा। प्रायः एलएलबी 3 इयर्स कोर्स या 5 इयर्स कोर्स जो भी स्टूडेंट करते हैं उनके लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आगे जाकर वो लॉयर बनते हैं, कॉरपोरेट लॉयर बनते हैं, एपीपी बनते हैं, जज बनते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक भी आगे जाते हैं, या किसी लॉ फील्ड के सरकारी विधि अधिकारी भी बन सकते हैं, जज एंड एडवोकेट जनरल बन सकते हैं। तो प्रायः आपने देखा होगा कि जब फाइनल ईयर में स्टूडेंट आ जाता है तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है जिसमें 100 नंबर का पूरा आपको प्रोजेक्ट वर्क जैसा बनाना पड़ता है, जिसमें सारी लॉ की जो जानकारी आपने 5 साल में इकट्ठी की है उसके बारे में, दावा कैसे, जवाब दावा कैसे, इश्यूज कैसे, एविडेंस कैसे ली जाती है, इसके अलावा जजमेंट कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर डिक्री जजमेंट कैसे होते हैं, ये सब चीजें आपको जानना चाहिए। तो मूट कोर्ट का जो अर्थ है वो सबसे पहले बता दूं, ये नकली कोर्ट होती है। ओरिजिनल जो कोर्ट है उसके लिए पहले रिहर्सल बच्चों से कराई जाती है। इसमें स्टूडेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, जज आ सकते हैं। आर्टिफिशियल कोर्ट को, नकली कोर्ट को ही ये मूट कोर्ट कहा जाता है, ये आपको जानना चाहिए। इन्वायरमेंट जो आपको मिले, आगे जाके आप वकालत के प्रोफेशन में जाएं, कोर्ट की जानकारी रखें, ये नॉट ए इजी टास्क, सरल नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत का प्रोफेशन है। जैसा मैंने बताया कि इसमें टीचर हो सकते हैं, फैकल्टी के लोग हो सकते हैं, हाइपोथेटिकल कोई केस बनाया जा सकता है। तो इस तरह केस की प्रोसीडिंग्स में किस तरह कोर्ट में पार्टिसिपेशन वकीलों का रहता है, ये सारा आपको जानना चाहिए। और केस की जो प्रोसीडिंग्स है वो कोर्ट में कैसे होती है, ये मूट कोर्ट या आर्टिफिशियल कोर्ट, नकली कोर्ट के रूप में आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सिविल केस के बारे में समझा दूं, फिर इसका जो प्री ट्रायल प्रिपरेशन एंड पार्टीज प्रोसीडिंग्स में किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब जानकारी इसमें दूंगा। सबसे पहले मैं लेता हूं सिविल केस। आपने प्राय सुना होगा कि कोई भी जब अधिकारों का कोई रिलीफ चाहता है, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, तो उसको सिविल कोर्ट में मामला लगाना होता है। बेसिक तौर पर इस चैनल में मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप सिविल वाले प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो इसमें प्लेंट होता है, रिटन स्टेटमेंट होता है, इश्यूज बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है, फिर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होता है, जज मार्शलिंग ऑफ एविडेंस करके जजमेंट देते हैं, फिर वो जो भी जजमेंट ऑर्डर है वो डिक्री का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये आपको जानना चाहिए। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इन्वायरमेंट कैसा हो जिससे आपकी समझ में आए। कुछ कॉलेजेस उनको जो कोर्ट्स हैं उनमें भी ले जाके प्रोसीजर समझाते हैं। तो मॉक पहले से प्रिपरेशन एक रिहर्सल है, जिससे आर्टिफिशियल कोर्ट के रूप में आप कोर्ट की प्रक्रिया को समझें, वहाँ कैसे काम होता है। तो सिविल केस का जैसे मैंने बता रहा था, आपको पता लग ये होना चाहिए, वादी यानी प्लेंटिफ होता है, जो किसी भी रिलीफ को मांगने जाता है, अपने अधिकार को मांगने जाता है, चाहे वो स्पेसिफिक रिलीफ के रूप में हो, इंजंक्शन के रूप में हो, उसको वादी कहा जाता है, प्लेंटिफ। जो डिफेंडेंट है जिससे आप रिलीफ चाह रहे हैं वो डिफेंडेंट या प्रतिवादी कहलाता है। ये वादी या प्रतिवादी एक या उससे अधिक हो सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये आर्टिफिशियल कोर्ट में कई बार आपको रिहर्सल में अच्छी नॉलेज हो सकती है, लेकिन एक्चुअल कोर्ट का जो वर्किंग है वो अलग रहता है। तो हायरार्की ऑफ द कोर्ट क्या है, ये वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है। जो भी एग्जामिनर 100 नंबर का मोस्टली रहता है फाइनल ईयर में। हायरार्की ऑफ द कोर्ट का अर्थ है टाइप्स ऑफ केसेस कहाँ चलेंगे, सिविल केस कहाँ चलेंगे, क्रिमिनल केस कहाँ चलेंगे। जैसे सिविल जज क्लास 2 से भर्ती होते हैं, उनको सिविल जज क्लास 1 प्रमोशन के द्वारा, फिर उसके बाद सीजेएम, एसीजेएम और उसके बाद एडीजे और डीजे तक वो जाते हैं, जिला न्यायालय तक। इन्हीं को क्रिमिनल पावर्स भी क्रिमिनल कोर्ट के रूप में होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके बाद आपका एसीजेएम, सीजेएम जैसा मैंने बताया, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। तो ये हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स आपको मैंने बताई। क्रिमिनल केस में वही आदमी मजिस्ट्रेट का काम करता है जो सिविल में सिविल जज क्लास 2 से लेकर सिविल जज क्लास 1 का होता है। साइटेशंस की आपको जानकारी होना चाहिए। केसेस के दौरान प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट जो भी आप पेश करते हैं या आपके वकील पेश करते हैं, इसकी जानकारी होना चाहिए। मूट कोर्ट मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह जब भी आप किसी सिविल कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को से आप असंतुष्ट हैं या आप उससे
आगे नहीं जाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं अपील में, जैसी भी स्थिति है, कोई भी पार्टी एग्रीव्ड हो सकती है असंतुष्ट होकर, तो वो वकील के माध्यम से अपील में जाती है। उसमें अपीलेंट और रेस्पोंडेंट होते हैं। अब ये कैसे क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो बॉडी ऑफ द प्लेंट है उसमें कोर्ट का नाम रहेगा, टाइटल रहेगा, इसके अलावा जो सूट का नंबर है वो आपको बाद में कोर्ट से मिलेगा। बॉडी ऑफ द प्लेंट में पूरा दावे का कैसे क्या बनाया जाएगा, उसमें जुरिस्डिक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, कोर्ट फीस पूरी लगी है कि नहीं है, लिमिटेशन में है कि नहीं, ये बातें विशेष ध्यान में रखने की होती हैं। प्लीडिंग जो है वो प्लीडिंग शैल मीन्स दी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, ऑर्डर 6 आपको सीपीसी का पढ़ना चाहिए। फिर जब सामने वाले पक्ष को उपस्थिति के लिए नोटिस दिया जाएगा, समन कोर्ट इश्यू करता है टू कॉल समवन, समन यानी नोटिस देकर बुलाना। तो ये रिटन स्टेटमेंट आपके वकील साहब पूरा बनाएंगे, दावे की कॉपी आपको वहां से दिलाई जाएगी। उसमें आप पैरावाइज उसको स्पेसिफिकली डिनाइल भी कर सकते हैं, एडमिट भी कर सकते हैं, जैसी भी स्थिति रहेगी वो वकील साहब आपका करते हैं, वो आपको सब जानना चाहिए। फिर दोनों के जो भी प्लीडिंग्स हैं उसके आधार पर सिविल केस में इश्यूज बनते हैं। फिर एविडेंस पहले वादी देता है, उसको अपना मामला प्रमाणित करना होता है, प्रतिवादी देता है, उसे प्रमाणित करना होता है। तो इस तरह से ये प्लीडिंग ऑर्डर 6 में दी गई है। ऑर्डर 6 में प्लेंट, 7 में प्लेंट है, ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट है, जवाब दावा। तो इस तरह पूरा चेक होता है कि कोर्ट फीस प्रॉपर है कि नहीं, जुरिस्डिक्शन में मामला है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जब दावा ट्रायल होती है उसके मैंने अलग से बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, उन्हें आप देखिए। इसमें वकालतनामा दावे के साथ पेश होता है, डॉक्यूमेंट्स पेश होते हैं, एफिडेविट पेश होते हैं, कोर्ट फीस प्रॉपर है कि नहीं, सारा चेक होकर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ए सूट और बी सूट 2 तरह के सिविल सूट होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब क्रिमिनल केस है, उसके अंदर पूरा कोई भी एफआईआर होने से लेके, चाहे वो 0 एफआईआर हो, ई एफआईआर हो, इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल से जुड़िए, देखिए। तो पूरा जब मामला सफिशिएंट एविडेंस आ जाती है, चालान के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत होता है, अलग अलग ट्रायल है, समरी भी है, सेशंस भी है, वारंट भी है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव सूट आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी और के व्यक्ति के बिहाफ पर जब आप मामला प्रस्तुत करते हैं तो उसे रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधिक वाद कहा जाता है। एफिडेविट आपको जानना चाहिए कि रिटन डिक्लेरेशन है ये विच हैज टू गिवन बाय यू, किसी भी फैक्ट को सत्य के रूप में अफर्म करने के लिए एफिडेविट दिया जाता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे वसीयत है, गिफ्ट है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बेनिफिशियरी के पक्ष में ये सब किया जाता है, विल है। इसके अलावा आपको कोई भी डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट में क्या क्या डिफरेंस है ये मालूम होना चाहिए। डिक्री जो है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन है और कोई भी ऑर्डर कंक्लूसिव भी हो सकता है, और इसके अलावा इंटरिम ऑर्डर भी हो सकता है। जजमेंट फाइनल वर्डिक्ट होता है कोर्ट का, आप जो भी पक्ष एग्रीव्ड है वो आगे जा सकता है। जज जो होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, जज का अर्थ है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। इसके अलावा आपको डिक्री जब मिलती है उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 के तहत सीपीसी में कराना होता है। एग्जामिनेशन इन चीफ, वादी और क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन को अपना मामला प्रूव करना होता है। एविडेंस क्या होती है सबूत के रूप में, ये आप पढ़ सकते हैं। रिट क्या है कोर्ट के, ऑर्डर 32, ऑर्डर ये आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंदर आप स्टेट के हाई कोर्ट में एग्रीव्ड व्यक्ति जा सकता है रिट के रूप में। कन्वेंसिंग जो है प्रॉपर्टी का जो भी टाइटल है ट्रांसफर कराने के लिए, उसके डीड गिफ्ट वगैरह के, सेल के, मॉर्टगेज के। रेस जुडिकेट आपको मालूम होना चाहिए, एस्टोबल का प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए, उन्हीं फैक्ट्स के लिए आप बार बार नहीं जा सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी पता होना चाहिए, XYZ अपना हक किसी दूसरे को दे देता है, आप नहीं जा सकते हैं कोई कारण से, वो आपके बिहाफ पे देखता है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी 2 तरह की रहती हैं। वो उसमें खास भी हो सकती है या असाधारण भी हो सकती है। प्रेफरेंस, आप प्री ट्रायल प्रिपरेशन जानना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन लेते हैं आप, उसके बाद स्टेट के बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है, ओरिजिनल है, अपीलेट है और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये सब चीजें, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट जो है। तो इस तरह आपको सिविल और क्रिमिनल केसेस की ट्रायल के बारे में, ट्रायल यानी विचारण, पूरी प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। अभी नए कानून भी आ गए 2023 के, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हैं, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की जगह। और इस तरह से कुल मिलाकर आप कोई एक्स पार्टी डिक्री सिविल में हो गई है, उसे कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लिमिटेशन से अगर कोई केस
बियॉन्ड लिमिटेशन आप पेश कर रहे हैं तो बोनाफाइड और रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, तभी कोर्ट कंसीडर करेगा। तो ये मैंने कुल मिलाकर मूट कोर्ट और उससे संबंधित वाइवा वॉइस में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। आपको की कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, तो इस पे चैनल पे कर सकते हैं। चैनल के मेरे एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए। लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो ये उपयोगी है ही, आम नागरिक को भी सारी बातों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अभी कल ही मैं एक मूट कोर्ट में उपस्थित हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों ने मूट कोर्ट में, आर्टिफिशियल कोर्ट में अपने अपने एक किसी हाइपोथेटिकल केस को रखा, आर्ग्यू किया, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मैं उनके परफॉर्मेंस से काफी प्लीज्ड हुआ। तो इस तरह इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी अब के नाम से है, उसे भी देखिए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।